हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले वाला हमने जो वीडियो किया था क्वेश्चन आंसर्स का, वहाँ हमने काफ़ी सारे एथिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस और हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई इनसाइडर मतलब होता है अंदर वाला कोई आदमी, घर का कोई पर्सन। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब घर का कोई पर्सन ट्रेडिंग से रिगार्डिंग इसका आंसर होगा, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटिव चीज़ों में कुछ गलत काम कर रहा है। जैसे कि कोई पर्सन, किसी ऑफिस का कोई पर्सन है और उसी कंपनी के, उसी ऑफिस के, उसी कंपनी के कुछ शेयर्स जो कि वो मार्केट में इशू करने जा रही है। पर क्योंकि वो पर्सन अपने ऑफिस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में ज़्यादा अच्छे से अवेयर है, तो वो जानता है कि इस कंपनी के शेयर्स आगे इनका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो पहले से वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही होगी। तो वो उस हिसाब से अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, या कोई भी उसके खास जो लोग हैं उनको उस कंपनी का जो डेटा है पहले से शेयर करता है कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो ट्रेडिंग में वो उनकी पहले से हेल्प करता है, किस बेसिस पे? उस बेसिस पे कि उसके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डेटा मार्केट में और जो जो भी उसके कंपनी का शेयर उनको नहीं मालूम, पर वो पर्सन जो इनसाइडर ट्रेडर है वो पर्सन उस डेटा को डिस्क्लोज करता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ। ठीक है, तो वही होता है इनसाइडर ट्रेडर, मतलब अंदर की बात वो पहले से बता देता है। अंदर की बात क्या हो गया? उनके ऑफिस की, उनके ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात है वो पहले से जानता है और वो पहले से उस डेटा को डिस्क्लोज कर रहा है, पर सबके साथ नहीं, सिर्फ अपने खास रिश्तेदारों के साथ, जिससे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो वही हो जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सो इट इज़ अ पर्सन। इनसाइडर इंसाइडर कौन होगा? वो एक पर्सन होगा हु इज एक्सेप्टेड मेंबर्स ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हु हैज स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग द हिज फॉर्म। तो उसको स्पेशल नॉलेज कैसे उस फॉर्म में, वो पहले से उस डेटा को जानता है। तो वही हो गया हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। विच सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट इंटेंड टू कर्ब एंड प्रिवेंट द मीनेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसके खिलाफ कहाँ पे सेबी एक्ट में कहीं पे डिफाइन किया गया? यस, सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए डिफाइन किया गया। ठीक है, कौन से एक्ट में? सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोप्राइटरी डेटा। प्रोप्राइटरी डेटा क्या होता है? इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई दिमाग से, अपने दिमाग से कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया। ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट ऑफ एनी कंपनी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी कंपनी का ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं, जो मैगी है उसका जो मसाला है उसमें डिफरेंट फ्लेवर है, डिफरेंट टेस्ट है, तो वो उस कंपनी का ट्रेड सीक्रेट हो गया कि हाँ, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है मैगी में, तो डेफिनेटली उसका जो मैगी मसाला है उसका एक अच्छा खासा रोल है। तो हर कंपनी के प्रोडक्ट का अपना अपना ट्रेड सीक्रेट होता है, जो कि वो किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करती। उसी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या मान लीजिए आपने कोई नई मशीन बनाई, पर उस मशीन बनाने का फॉर्मूला सिर्फ आपके पास है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, वो डेटा जो सिर्फ आपके पास है। सो प्रोप्राइटरी डेटा क्या हो गया? इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ कंपनी। ऑल एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कीप कॉन्फिडेंशियली ऑफ डेटा रिलेटिंग टू स्टेक होल्डर। तो जितने भी एम्प्लॉय है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी डेटा उनके स्टेक होल्डर से लेकर, या उनके कस्टमर्स, उनके वेंडर्स, उनके प्रमोटर्स, उनके इन्वेस्टर्स, या जो भी उस बैंक के साथ जुड़े हैं, तो वो डेटा क्या रहे? कॉन्फिडेंशियल। किसी के साथ एम्प्लॉय को वो डेटा नहीं शेयर करना है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा प्रोप्राइटरी डेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें व्हाट इज ब्राइब्स इन बैंक। सो ब्राइब हो गया किसी को पैसा देके, गिफ्ट देके अपना कोई काम करवाना। ठीक है, वो बैंकों में किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसका डेफिनेशन सेम है, चाहे बैंक बोले चाहे कहीं भी। कि आप कोई फेवर चाहते हैं किसी पर्सन, तो आप उसको पैसे दीजिए, एज जिस बोलते हैं ना रिश्वत देना, या फिर कोई गिफ्ट दीजिए आप, और उसके बदले में आप कुछ अपना फेवर चाहते हैं, अपना कोई काम करवाना चाहते हैं। वो हो गया ब्राइब्स। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। सो जॉब डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन एन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड बैडली बाय सुपीरियर। तो उसका बॉस या उसके जो सुपीरियर्स हैं वो उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और इस चीज़ को बिहेव करते हैं जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। जैसे उसकी एज को लेके, या उसकी जाति को लेके। ठीक है, और उसमें मिस ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? वर्बली, मतलब उसको कुछ बोल रहे हैं, या उसके कुछ बेनिफिट्स को रुकवा दिया, बेनिफिट्स नहीं होने दिया, या उसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए उसको रुकवा दिया, और कई बार उसको जॉब से भी निकाल देते हैं। तो ये सारा जॉब डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। जॉब डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी पर्सन को उसकी एज के हिसाब से, या उसकी किसी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से भेदभाव करना, वो हो जाएगा जॉब डिस्क्रिमिनेशन। और उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देना जितना कि उसके साथ के कलीग्स को दिया जाता है, वो हो गया जॉब डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज एचआरएम इथिक्स। एचआरएम इथिक्स का मतलब क्या हो गया? एचआरएम हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट डील्स विद वर्कफोर्स मैनेजमेंट, मैन पावर प्लानिंग एंड अदर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इसका मेन काम है कि नए नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिसाब से नए नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना, और उनका प्रॉपर सैलरी कितना रहेगा, कब उनका इंक्रीमेंट रहेगा, कितना सैलरी, वो सब ये देखते हैं एचआरएम वाले। और उनकी क्या क्या प्रमोशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, कब कब उनको प्रमोशन मिलेगा, कब कब वो एलिजिबल होंगे प्रमोशन के साथ के लिए, तो वो सब काम एचआरएम देखता है। अब इसमें आगे व्हाट इज एचआरएम एथिक्स। तो एचआरएम एथिक्स क्या होगा? एचआरएम एथिक्स इस बात का ध्यान रखेगा कि जिसको भी प्रमोशन दिया जाए वो किसी भी प्रकार के भेदभाव के साथ ना दिया जाए। देखा जाए तो एथिक्स वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमें मालूम होता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, उसी को लेके इसके क्वेश्चन है कि एचआरएम एथिक्स में का मतलब यही हो गया कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कंपेयर टू उसके कलीग्स को, तो सबको इक्वली ट्रीट करना। अगर किसका प्रमोशन डी हुई तो सबके लिए वो अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलनी चाहिए। वही हो गया हमारा एचआर एथिक्स। मतलब एचआर में जो भी आप बेनिफिट्स दे रहे हैं सबको इक्वल। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, उसको एक साथ रिक्रूटमेंट किया, इंटरव्यू भी सेम था, क्वालिफिकेशन भी सेम था, एज ग्रुप भी सेम था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पर्सन ज़्यादा एक्सपीरियंस, या दोनों ही बोल लीजिए कि कॉलेज से एक साथ दोनों एक साथ पहली बार जॉब के लिए आए, तो कोई एक्सपीरियंस का भी सवाल नहीं है, कॉलेज भी सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर उनकी सैलरी में डिफरेंस है, तो वो जाएगा एचआरएम अनएथिक, कि आपने एक को ज़्यादा सैलरी दिया दूसरे को कम सैलरी दी, तो अनएथिकल हो जाएगा। एथिक्स मतलब सबके साथ इक्वली ट्रीट करना, अगर वो उसके, अगर उनका क्वालिटी इक्वल है, उनका क्वालिफिकेशन इक्वल है, तो सबको इक्वली ट्रीट करना। और अगर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज है तो सबको जो जो एलिजिबल है उनको इक्वल प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, वो होता है एचआरएम एथिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने पहले स्लाइड में देखा था, दो तीन स्लाइड पहले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया जिसका सीक्रेट आपके पास है, जो आप जानते हैं कि इसको कैसे बना सकते, या आपने कोई मान लीजिए नई मशीन बनाई, कोई नया मोबाइल बनाया जिसके बारे में आपको मालूम है कि इसको कैसे बनाया, तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और क्योंकि वो चीज़ आपने बनाई है, मान लीजिए कोई नया मोबाइल आपने इन्वेंट किया जिसकी कॉस्ट बहुत सस्ती है, 2000 में आपने इतना अच्छा ऐसे करके स्क्रीन टच वाला कोई मोबाइल बना दिया, ठीक है, तो आपके पास मालूम है कि आपने इसको कैसे किया, तो वो जो डेटा है, पेटेंट उसी को बोलते हैं। पेटेंट इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स इट्स ऑनर, मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसके पास उस ऑनर को लीगली राइट दिया जाता है टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, कि आपने जैसा प्रोडक्ट बनाया तो आपका पेटेंट हो गया, मतलब अगर ऐसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरा बनाएगा तो वो नहीं बना सकता, लीगली वो इलीगल हो जाएगा, उसको लीगली उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पेटेंट आपके नाम पे, मतलब ऐसा प्रोडक्ट क्योंकि आपने बनाया और आपने पेटेंट अपने नाम कर लिया, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, ये आपका, इसका जो आइडिया है, इसके पास इस प्रोडक्ट को बनाने का जो नॉलेज है, जो आइडिया, वो सिर्फ आपका रहेगा, उसको बोला जाता है पेटेंट। ठीक है ना? टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग एंड इन्वेंशंस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ इट्स। तो इस तरह की चीज़ कोई और नहीं बना सकता, उसमें भी टाइम रहता है कि इतने सालों तक ये चीज़ कोई और नहीं बना सकता, ये आपका प्रोडक्ट है, इसको आपने इन्वेंट किया, उसको बोला जाता है पेटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वट आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये क्या काम करती है? दे आर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पार्टी नाम क्यों दिया? पहला हो गया कस्टमर, दूसरा अगर हम बात करें बैंक्स की तो दूसरी पार्टी होगी बैंक। तो ये बैंक और जो हमारे कस्टमर, उनको लेके कोई भी ये थर्ड पार्टी है जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है बैंकों को लेके एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके, एंड असेसेस क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर पास्ट रिपेमेंट एंड डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स। तो इनके पास जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है, इनके पास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, उस जो रिकॉर्ड को लेके जो भी बाकी की जो कंपनीज है, जो बाकी के बैंक है, मान लीजिए एक कस्टमर है जिसने एक बैंक से कोई लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लेने के बाद वो जो कस्टमर है उसने डिफॉल्ट किया, मान लीजिए उसने एजुकेशन लोन लिया और एजुकेशन का पेमेंट नहीं किया, उसने डिफॉल्ट हो गया, अभी उसका एनपीए, और वो अब कहीं और बैंक के पास पर्सनल लोन के लिए या किसी हाउसिंग लोन के लिए किसी और बैंक के पास जाता है, पर क्योंकि वो जो दूसरा बैंक है, मान लीजिए पहले एबीसी बैंक से एजुकेशन लोन लेके डिफॉल्ट किया, अभी वो जा रहा है किसी दूसरे बैंक के पास, मान लीजिए बीसीडी बैंक, कोई दूसरा बैंक, उससे बोल रहा है मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, तो उस बैंक को क्या पता कि ये, क्योंकि बैंकों के पास हजारों लाखों कस्टमर, उनको कैसे पता कि हाँ ये कस्टमर ने उस बैंक से लोन लिया, तो कहीं ना कहीं तो उसका डेटा होना चाहिए ना, उसके रिपेमेंट का डेटा कहीं होना चाहिए, तो वो डेटा और उसका जो रिपेमेंट का जो रिकॉर्ड है वो उसका, जैसे सिबिल आप रिपोर्ट देखते हैं जिसमें पता लग जाता है, इंडिविजुअल सिबिल भी होता है, कंपनी सिबिल भी होता है कि कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है लोन लेके, तो वो सारा डेटा उन कंपनीज के पास रहता है, और वहाँ पे स्कोर दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि सिविल में नॉर्मली 700 750 स्कोर को अच्छा माना जाता है, 700 650 के बाद के स्कोर को सही माना जाता है, तो आपकी स्कोर आपको स्कोर देती है, अगर आपका स्कोर अच्छा है इसका मतलब आपने कोई भी किसी भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं किया।
अगर आपका स्कोर खराब है तो उसका मतलब वैसे मान लीजिए 550 600 है, इस तरह का आपका खराब स्कोर है तो उसे पता लग जाएगा कि आपने डिफॉल्ट किया। तो बैंक क्या करेगी, बैंक जो नया बैंक है वो लोन देने से पहले इस पुरानी चीज़ का ध्यान रखेगी, उसी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगी। और अगर उसको लगता है कि लोन हमारा डिफॉल्ट हो सकता है तो वो लोन देने से आपको मना भी कर सकती है। तो ये सारा इतना बड़ा डिसीजन कहाँ से लिया गया, ये डिसीजन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से जो उनको डेटा दिया, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो डेटा दिया उस कस्टमर के पुराने रिपेमेंट रिकॉर्ड को लेके, तो उससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिली, वही होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब ये बैंक नहीं, ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हेन द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसमें लिख दिया वैसे, ये जो एक्ट था 2005 का है, तो आंसर भी 2005 है कि इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है वो अपना वो एज ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है और वो डेटा बैंकों को दे सकती है। तो 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। Next, the Reserve Bank of India constituted a committee called Committee on Technology Issue Relating to Payment System, Check Clearing and Security Settlement in Banking 1994। तो किसकी चेयरमैनशिप के थ्रू हुआ था कि जो भी टेक्नोलॉजी है, कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी इशू रिगार्डिंग, कि जो भी जैसे चेक क्लियरिंग के थ्रू होगा या फिर पेमेंट सिस्टम या सिक्योरिटी सेटलमेंट, तो उसके चेयरमैन थे हमारे WS सराफ। उनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाई थी। नाम क्या जगह, WS सराफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैंक में क्या रोल है, आजकल सारा रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आजकल कोई भी बैंक ऐसा नहीं है, वो सारे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बेच रही है। ATM आप मशीन देख लीजिए, वो IT हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी हेल्प से कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसका रोल क्या है, वही बोला है कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज टू मीट कंपटीशन। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बैंक में मान लीजिए ATM और आपके पास नहीं है, तो जिन जिन कस्टमर का आपके अकाउंट में आपके बैंक में खाता होगा तो वो अपना क्लोज करके उस वाले बैंक में खुलवा लेंगे। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की। और जो एंड यूज़र है यानी फाइनल जो हमारा कस्टमर, उसकी डिमांड है कि उसको सारे प्रोडक्ट अपने घर पे ही चाहिए, वो बैंक में हर चीज़ के लिए विजिट नहीं करना चाहता। क्लियरली टेक्नोलॉजी इज ए की डिफरेंशिएटर इन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक। तो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बैंकों को बेनिफिट हुआ है कि कस्टमर्स घर पे नहीं सॉरी ब्रांच पे नहीं विजिट करते हैं, वो घर पे ही बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हैं। बैंक नीड टू लुक एट इनोवेटिव नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट बट फॉर प्रोसेस। तो बैंकों को नए नए प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि वैसे प्रोसेस, मतलब कैसे आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हमने पहले ही क्वेश्चन देख लिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया, कोई भी इंडिविजुअल जिसने कोई भी नया इनोवेशन किया है, उसका वो आइडिया वो हो गया हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कोई ट्रेड सीक्रेट हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन पहले भी देख चुके थे। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। बैंकों में क्या क्या हुआ है, बैंकों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज चेंज हुई है, जैसे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो हमारे चेक्स में ये जो हमारा MICR है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ECS बोलते हैं। ECS क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, की किसी और बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप उस बैंक को अपनी डिटेल दे सकते हो, मतलब आप इस बैंक को दोगे और वो बैंक आपकी डिटेल दूसरे बैंक को देगा। और आपका अगर मान लीजिए सैलरी दूसरे बैंक पे, तो हर महीने उसको डेबिट करके आपके जो लोन है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। नेफ्ट RTGS हो गया, नेफ्ट का कोई मिनिमम नहीं है, 1 रुपये से लेकर किसी भी अमाउंट तक भेज सकते हो। RTGS का मिनिमम 2 लाख इसके लिए लिमिट है, ठीक है। आसानी से आप नेफ्ट RTGS करके किसी भी थर्ड बैंक में, किसी भी दूसरे बैंक में आसानी से पैसा भेज सकते हो। चेक ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब आप चेक की फिजिकल चेक को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं, उसकी इमेज से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग, CBS यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। पहले क्या होता था, किसी भी एक ब्रांच के पास ही आपका डेटा होता था, दूसरी ब्रांच को नहीं मालूम आपका कितना बैलेंस है, क्या कुछ उनको नहीं मालूम। जब से ये CBS आया तो हर बैंकों के पास कस्टमर का डेटा रहता है, और रियल टाइम बेसिस पे पूरा का पूरा डेटा यहाँ से वापस जो है रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जाता है, वो होता है हमारा CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ ATM मशीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। आजकल 90% लोग जिनको भी कैश विड्रॉ करना होता है लिमिटेड सम तक, तो वो ATM मशीन ही यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फोन एफ टेली बैंकिंग, तो फोन में भी लोग बहुत सी बैंकिंग सर्विसेज, बहुत से बैंकों की अपनी अपनी ऐप है जो कि फोन के थ्रू कस्टमर बहुत सी सर्विसेज अवेल करते हैं। इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लेते हैं। तो ये सारा इवोल्यूशन बैंकों में किसकी वजह से हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट,
व्हाट आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एडवाइस बाय टिपिकल आईटी पर्सनल ऑफ बैंक। जब भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो आईटी मतलब सिस्टम में अपना कोई पासवर्ड रखें तो कैसा होना चाहिए? पर्सनल मतलब ये आपका अपना होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन लगे। सीक्रेट मतलब किससे शेयर नहीं करना, और ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने बहुत सिंपल सा पासवर्ड बनाया। बोला जाता है कि पासवर्ड में आपको सब कुछ अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब आपको एबीसी या एक कैप्स वर्ड भी रखना है, और न्यूमेरिकल वर्ड भी यूज करने हैं, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, इस तरह के का भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करके ही आपको अपना पासवर्ड बनाना है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कोई इजिली आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो वो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पासवर्ड। व्हाट इज डिजिटल राइट मैनेजमेंट? डिजिटल राइट मतलब जो आपका डेटा डिजिटली सेफ है उसको कोई भी चोरी ना कर सके, उसको कोई भी शेयर ना कर सके, वो होता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। डिजिटल राइट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल मीडिया। जो आपका डिजिटल डेटा है, डिजिटल मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई पीडीएफ है जिसमें आपने कोई डेटा अपना सेव किया है, तो वो पीडीएफ में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो पीडीएफ फॉर्म में अपने सिस्टम में क्रिएट किया है, तो वो हो गया आपका डिजिटल डेटा। तो उस डेटा को, आपके उस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको किसी ने कोई कहीं शेयर ना कर दे, किसी और को वो ना दे दे, उससे आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया जाता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट के तहत। तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट में हमें हमारा जो भी डिजिटल डेटा है, डिजिटल मीडिया का जो भी डेटा है, उसको कॉपीराइट किया जाता है। कॉपीराइट मतलब उस पर आपका अधिकार है, उसको कोई और नहीं शेयर कर सकता आपकी मर्जी के बिना, मतलब आपसे पूछे कि वो डेटा शेयर किया जाना चाहिए, जब आप कहेंगे उस हिसाब से उस डेटा को शेयर किया जाना चाहिए। द पर्पस ऑफ डीआरएम यानी कि डिजिटल राइट मैनेजमेंट इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल जो भी आपका डेटा है उसको अनऑथराइज कोई यूज ना करे, एंड रिस्ट्रिक्ट द वे कंज्यूमर्स कैन कॉपी कंटेंट दे हैव परचेज। तो जो भी उनका डेटा है उसको कॉपी, जो भी है आपका जो डेटा है उसको कोई कॉपी ना कर सके, और आपके बिना उस डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। रिस्ट्रिक्ट मतलब आपकी मर्जी से उस डेटा को शेयर किया जाएगा, जहां आप चाहते हैं उस हिसाब से होगा। इस पे आपका एक तरह से कॉपीराइट बना दिया जाएगा इस डेटा के ऊपर। वो होता है हमारा डिजिटल राइट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका वाई डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। तो क्यों जरूरी है? विद द इंक्रीज इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है बैंकिंग सेक्टर में, तो नए नए लॉज बनाने चाहिए ताकि जो भी डेटा है कस्टमर का, कंज्यूमर का, वो सेव किया जा सके। इन इंडिया बैंक और रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। और आरबीआई अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, अलग अलग जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम देता है, और बैंकों को बोलता है कि जो कस्टमर का डेटा है वो कॉन्फिडेंशियली, यानी आपको किसी कस्टमर का डेटा किसी और के साथ नहीं शेयर करना, एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ कस्टमर डेटा, कि जो भी कस्टमर का डेटा है उसकी प्राइवेसी बनाए रखना। इसीलिए हमारा डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका अकाउंट है, ठीक है, सिर्फ आपका ही इंडिविजुअल अकाउंट है, कोई कस्टमर आके इंक्वायरी कर रहा है कि मुझे इस अकाउंट में बैलेंस जानना है। ये हो गई एक बात। तो जो पर्सन है उसको आपने पूछा कि आप, क्या ये आपका अकाउंट है? उसने बोला नहीं, ये मेरा अकाउंट नहीं, मेरी वाइफ का अकाउंट। मान लीजिए कोई हस्बैंड आया, उसने बोला मेरे को वाइफ का अकाउंट। तो आप उसके हस्बैंड को भी उसकी वाइफ का डेटा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के तहत है कि आपको जो कस्टमर का डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल, मतलब उस डेटा की जानकारी आप किसी और को नहीं देंगे, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देंगे। थर्ड पर्सन में पहला पर्सन बैंक हो गया, दूसरा हमारा कस्टमर हो गया। बैंक और कस्टमर के बीच में वो बात रहेगी, उसके अलावा उसका डेटा, उसका बैलेंस कितना है, कितना क्या है, किसी भी टाइप का डेटा आप किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे। वही होता है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एथिक्स ऑफ ए बैंकर कैन बी इवेलेटेड फॉर एथिकल कमिटमेंट एट वर्क। तो किसी भी बैंकर की आप बात करते हो तो उसके करियर के कौन कौन से 3 स्टेजेस आते हैं जिसमें उसकी इथिकल कमिटमेंट को एवेलेट किया जाता है। पहली स्टेज, एट द फर्स्ट स्टेज, जो कि 5 से 7 साल तक रहती है ऑफ टेकिंग अप द जॉब एज ए करियर। तो पहली बार जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके 5 से 7 साल में पहली आपकी इनिशियल स्टेज होती है। फिर आपकी मिडिल मैनेजमेंट स्टेज जो कि दूसरी स्टेज है, ये आपके 7 से 15 साल तक, यानी आपने जो जॉब ज्वाइन किया तो उसके 5 से 7 साल में तो पहली स्टेज हो गई। उसके बाद जो 7 से 15 आगे के जो 7 से 15 साल है, तो उसमें मिडिल मैनेजमेंट दूसरी स्टेज आती है। और लास्ट सीनियर मैनेजमेंट है, जो कि 15 साल के बाद, जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो उसके 15 साल के बाद की जो नई स्टेज है उसको सीनियर मैनेजमेंट स्टेज बोला जाता है। यहीं पे जो इथिकल कमिटमेंट होता है किसी भी बैंक का, वो मेजर किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है। एवेल्यूएशन करने का मतलब होता है आंकलन करना, किसी को समझना ये कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर एथिकल क्वालिटीज एक्सपेक्टेड थ्रू। तो किसी भी बैंकर से, जो भी बैंक में जॉब कर रहा है, जो पर्सन है वहाँ का एम्प्लॉय है, उस बैंकर से कौन सी इथिकल क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती थ्रू आउट हिज करियर। हमने इसके स्टेजेस बोले, तो पूरे करियर के दौरान कौन सी क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी मतलब वो ईमानदार होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब कोई उसको देखे या ना देखे वो ठीक तरह से अपना काम करे, करता है, हमेशा एक जैसा ही काम करता है, चाहे उसको कोई देखे या ना देखे, उसको बोला जाता है इंटीग्रिटी।
कमिटमेंट टू कस्टमर, जो भी कस्टमर को कमिटमेंट किए उसको पूरा करे। कॉन्फिडेंशली, कस्टमर का डेटा किसी और से शेयर ना करे। फेयर ट्रीटमेंट, सबको इक्वली और सही तरह से वो ट्रीट करे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी बातें ऐसा नहीं कि कुछ हिडन हो, जो भी बैंकों की चीज़ें वो बैंकों तक ही रहनी चाहिए आपस में। ट्रांसपेरेंसी, और जो चीज़ें ज़रूरी है वो बतानी है, मतलब कुछ भी हिडन ना हो। ऐसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई हाउसिंग लोन है, कस्टमर हाउसिंग लोन लेने आ रहा है और आप उसको सही तरह से इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहे। कई बार कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि वो इंटरेस्ट रेट इस तरह से बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट है 8%। वो ये नहीं बताते कि ये ईयरली है क्वार्टरली है। अभी कस्टमर को भी इतना मालूम नहीं कि इंटरेस्ट रेट क्वार्टर ईयरली होता है, क्योंकि कुछ बैंक क्वार्टरली बताते हैं, कुछ ईयरली बताते हैं। तो हाफ इन्फॉर्मेशन ना दे, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो गया। कुछ बैंकों ने, मान लीजिए किसी बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट रेट है 8%, तो कस्टमर ने बोला अच्छा 8%। अब कस्टमर को भी नहीं मालूम कि ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली था या ईयरली था। उसको लगा कि सारे बैंकों में 8% होता होगा, तो उसको लगा कि हाँ ये ईयरली होगा, उसने ऐसा सोचा कि ईयरली होता होगा, पर पता लगे बाद में कि वो हाफ ईयरली था या क्वार्टरली था। तो अगर हाफ ईयरली की बात करें तो वो 16% हो गया, जो कि कस्टमर को सिर्फ उसने 8% बताया। अगर वो क्वार्टरली था 8%, तो 8 × 4 32% हो गया। तो देखा जाए जब भी आप इंटरेस्ट रेट बता रहे तो एज जनरल एनुअल बताया जाता है, मतलब साल का कितना इंटरेस्ट है। जैसे आपको एफडी में इंटरेस्ट रेट बैंक देते तो जनरली बैंक बोलता है 7%, तो बाय डिफॉल्ट माना चाहते हैं कि ये पर एनम। पर अगर आप पर एनम ना बता के पर क्वार्टर का बता रहे, तो आपको स्पेशली मेंशन करना है कि क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट है। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया 8%, कस्टमर को लगा ये पर एनम है, पर बाद में पता लगा ये क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है या हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट, तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी को, वो अनएथिकल हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी में ये रखना है कि कस्टमर को कुछ छुपाना नहीं है। हिडन हो गया ना, कि आपने देखा कि मार्केट में सब लोग एनुअल इंटरेस्ट रेट बताते हैं, तो हम भी जो कस्टमर का जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली का कुछ होता नहीं। पर आपने जो इंटरेस्ट रेट बताया वो क्वार्टरली था, आपका इंटरेस्ट रेट 30%, 18%, 20% इतना हाई था, पर आपने 8%, 6% ऐसे बता के कस्टमर के माइंड को ऐसा क्रिएट किया कि उसको लगेगा कि ये हाफ ईयरली है, सॉरी ईयरली है, पर वो था क्वार्टरली। तो आपने डेटा को छुपाया। तो वही होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। पर बैंकों को ऐसा नहीं रहना, बैंकर्स को क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ड्यूटी माइंडनेस, कि काम काम दिमाग जो ध्यान है जो काम के तरफ, ठीक है, ड्यूटी की तरफ उनका माइंड रहे। नेक्स्ट है नेम सम ऑफ द सिचुएशंस, गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट सम ऑफ द अनएथिकल प्रैक्टिस। अभी हमने इथिकल देख लिया कि बैंकर से क्या क्या उम्मीद की जाती है कि वो इथिकल होना चाहिए। अब अनएथिकल, मान लो कोई भी बैंकर है वो अनएथिकल काम कर रहा है, तो क्या क्या उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पहला हो गया अब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल का मतलब हो गया कि ऑफिशियल ईमेल को आप गलत पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ आपकी पर्सनल हैबिट जो कि सही नहीं है। डेटा लीकेज, की डेटा आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि अनएथिकल है, तो ये चीजें आ जाएंगी अनएथिकल बिहेवियर एट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर राइट ऑफ बैंकर्स फॉर फुलफिलिंग दी ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स कस्टमर्स। बैंकर्स है तो बैंकों के कौन कौन से राइट्स है किसी कस्टमर को लेके। तो पहला है राइट ऑफ जनरल लीव, दूसरा है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कमीशन एंड कमीशन, तीसरा है क्लोजर ऑफ अकाउंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राइट ऑफ जनरल लीन का मतलब कि अ जनरल लीन ऑथराइज ए बैंक टू रिटेन एंड सिक्योरिटीज। जनरल लीन का मतलब कि कस्टमर ने मान लीजिए कोई लोन लिया है और कोई सिक्योरिटीज उस लोन के लिए दी है, तो बैंकों के पास पूरा राइट है। मान लीजिए कस्टमर ने एजुकेशन लोन लिया, बहुत हाई अमाउंट था, 20 लाख 25 लाख का, और बदले में उसने उसके पेरेंट्स की या जो भी प्रॉपर्टी थी, घर था मान लीजिए, वो उसने एज ए सिक्योरिटी दी। तो बैंकों के पास पूरा राइट है कि उस सिक्योरिटी को बैंक अपने पास रख सकता है। कब तक? जब तक बैंक उस कस्टमर का लोन नहीं क्लोज करता। मतलब कुछ भी अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है लोन में, तो बैंक नोटिस देगा उसको, रीजनेबल नोटिस, और उसको सेल भी कर सकता है। जितना भी अमाउंट रिकवर था उसको रिकवर लेके रिमेनिंग अमाउंट उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जनरली इनका मतलब बैंकों के पास पूरा राइट है कि जो भी सिक्योरिटीज लोन के टाइम पे कस्टमर ने ऑफर की, तो बैंक उस सिक्योरिटीज को, अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको बेच भी सकता है, जो भी अपना ड्यू है वो रिकवर करके उसको बेच सकता है और अपना ड्यू रिकवर कर सकता है। और एक और बात का ध्यान रखा जाएगा कि कस्टमर को प्रॉपर नोटिस देना है। ऐसा नहीं कि बिना नोटिस के आपने बेच दिया, ऐसा नहीं करना। कस्टमर को रीजनेबल नोटिस देना है, उसको टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आपका लोन हम जो है आप क्लोज कीजिए वरना हम आपका सिक्योरिटी बेच देंगे, इस तरह से आपको नोटिस दे रहे हैं। आपने गोल्ड लोन में भी देखा होगा कि कस्टमर गोल्ड लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक उनको प्रॉपर नोटिस देता है कि आपके जो गोल्ड ऑर्नामेंटल्स जो कि आपने एज ए सिक्योरिटी हमें दिए हैं उसको हम बेच देंगे अगर आप ये लोन क्लोज करने नहीं आते हैं। तो वो बैंकों का राइट रहता है, उसके तहत ही ये किया जाता है। एक और बात इसमें ध्यान रखनी, मान लीजिए कस्टमर के लॉकर में कुछ पैसा है, लॉकर में कुछ सिक्योरिटीज है या उसका एफडी का कोई पैसा है, उसको आप नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी लोन के लिए दी बस आप उसी को यूज कर सकते हो। उसके अलावा बाकी ऐसा नहीं कि उसके लॉकर में कुछ गहने हैं
उसने हाउसिंग लोन लिया है, उसको डिफॉल्ट कर रहा है, आपने उसके लॉकर के गहने बेच दिए, ऐसे नहीं कर सकता। जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए सिक्योरिटी दी गई है उसी सिक्योरिटी को बेच सकता है, बाकी सारी सिक्योरिटी को नहीं बेच सकता। वो होता है राइट ऑफ जनरल लिंग। सेकेंड, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन। बैंक हैज इम्प्लाइड राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस एंड कमीशन ऑन सर्विसेज। तो ये बैंकों का पूरा राइट है कि कुछ भी वो सर्विसेज दे रहा है तो उसके लिए चार्ज करेगा, और बैंक किसी भी टाइप का लोन दे रहा है तो उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और कुछ भी सर्विसेज दे रहा है तो कमीशन चार्ज करेगा। ये तो बैंकों का राइट रहता है और इम्प्लाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कस्टमर से डिस्कस करता है। वो सबको मालूम है कि बैंक लोन दे रहा है तो डेफिनेटली फ्री का तो नहीं होगा, उसके लिए तो बैंक चार्ज ही करेगा, इंटरेस्ट चार्ज ही करेगा। ये हो गया राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन। लास्ट है क्लोजर ऑफ अकाउंट। ये भी बैंकों का राइट है कि अगर कस्टमर का अकाउंट इनऑपरेटिव है, अभी इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है, 2 साल तक कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, ठीक है। सो बैंकों का पूरा राइट है कि वो कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है अगर अकाउंट इनऑपरेटिव है और बैंक ने उसको प्रॉपर नोटिस दिया है कि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव, अपने केवाईसी जो भी आईडी प्रूफ है उसको अपडेट कीजिए, सिस्टम में अपडेट कीजिए। पर अगर कस्टमर नहीं आ रहा नोटिस के बाद भी तो बैंक 2-3 रिमाइंडर के बाद अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। तो ये सारे बैंकों के राइट्स होते हैं। तो ये सारे राइट्स इस इथिक्स वाले में क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको सोचे कि कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दे तो ये इथिकली गलत है। ये इथिकली सही है। क्यों? क्योंकि बताया गया कि अगर उसको नोटिस देने के बाद भी वो नहीं कर रहा, या जैसे हमने बोला कि गोल्ड लोन लिया है तो उसके गहने आप बेच दे रहे हैं, वो इथिकली गलत हो गया, उसको इथिकली करेक्ट माना जाएगा और बैंकों के वो सब राइट्स है। क्योंकि फिर बैंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर ऐसे सोचने लगा बैंक। इथिक्स का कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं कि हर चीज जो कि इथिकली बैंक के लिए वो सही है, उस पर्सन के पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से वो गलत हो सकता है। कि मेरी ज्वेलरी को ऐसे गोल्ड लोन में आपने बेच दिया तो उसका पर्सनल वैल्यू के हिसाब से वो अनइथिकल है। पर वो इथिकली देखा जाए बिजनेस एथिक्स के साथ तो वो सही है, क्योंकि ऐसे हजारों कस्टमर है। और अगर सारे कस्टमर के हिसाब से बैंक सोचने लगा कि इथिकली गलत है, उसकी पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से सोचने लगा, तो बैंक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज एथिकल डायलेमा। इस तरह के हमने देखा था जब हमें परेशानी होती है, हम समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा इथिकल डायलेमा। कोई भी दो सिचुएशन है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। और इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था इथिकल डायलेमा, तो ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब, अगर बुकिश लैंग्वेज में देखें इंटीग्रिटी को, अगर नॉर्मल समझे, कोई आपको देखे ना देखे आप सही काम कर रहे हैं, वो होता है इंटीग्रिटी। पर अगर किताब की लैंग्वेज में देखें, इट इज क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट एंड अनडिवाइडेड, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स बीइंग ट्रू टू आवर वैल्यूज, कि हमारी जो वैल्यूज है उसके लिए बिल्कुल ट्रू, मतलब सही रहना, हमेशा सच बोलना। हमारी वैल्यूज और आवर सेल्फ, खुद के लिए हमेशा सच बोलना, एंड ऑल्सो कीपिंग आवर कमिटमेंट नॉट ओनली टूवर्ड्स अदर्स बट, जो भी हम कमिटमेंट करते हैं ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के लिए, खुद के लिए भी। जैसे मैंने बोला ना, कोई आपको देखे या ना देखे, मतलब खुद को तो मालूम होना चाहिए हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो जो भी कमिटमेंट है दूसरों के लिए नहीं, खुद के हिसाब से भी सोचना है। सो इसमें लाइन है, इन द इंडिविजुअल वैल्यू सेट इंटीग्रिटी इज द कोर वैल्यू विच मेक एन इंडिविजुअल कंप्लीट और अनडिवाइडेड। तो ये कोर वैल्यू जो किसी पर्सन को पूरा बनाती है। ठीक है, इथिकल डायलेमा को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ गया था। व्हाट आर पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज इज लाइक ए फिंगरप्रिंट, मतलब हर पर्सन की, जैसे फिंगरप्रिंट किसी का किसी से मैच नहीं करता, तो पर्सनल वैल्यू भी ऐसी ही होती है, हर पर्सन की अलग अलग पर्सनल वैल्यूज होती है। इट इज यूनिक इन ईच केस ऑफ ईच इंडिविजुअल, मतलब हर तरह के इंडिविजुअल के हिसाब से ये यूनिक होती है, because it is in the form of combination of different instrument and terminal values and this combination varies from। तो ये अलग अलग टाइप की जो भी हमारी वैल्यूज होती है उनका कॉम्बिनेशन रहता है, और ये कॉम्बिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पर्सनल वैल्यू मतलब हर पर्सन किसी चीज को कैसे सोचता है, ये एक तरीके की फिंगरप्रिंट की तरह होती है। फिंगरप्रिंट आपका नहीं मैच करता किसी से, तो ये पर्सनल वैल्यूज भी ऐसी है। हर पर्सन की अलग अलग पर्सनल वैल्यूज है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनल वैल्यूज को वेरीफाई डिफाइन करते हैं। मान लीजिए किसी के घर में जो पर्सनल वैल्यूज है किसी पर्सन में कहाँ से आती है, वो आती है उसके नेचर से, बचपन से उसका कैसा इन्वायरमेंट रहा है। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उनको कैसा बताया, उनके फ्रेंड्स कैसे रहे, स्कूल में उनको कैसा इन्वायरमेंट मिला है, अगर कॉलेज में गए तो कॉलेज में कैसे दोस्त रहे, कैसा इन्वायरमेंट रहा है, अगर जॉब कर रहे तो जॉब में कैसा इन्वायरमेंट रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमारा पर्सनल वैल्यू जो पर्सन में क्रिएट किया जाता है। और कुछ ये हमारा जेनेटिक भी रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि पर्सनल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। और ये भी एक फिंगरप्रिंट की तरह, यानी हमारी पर्सनल वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमारी पर्सनल वैल्यू भी दूसरे के पर्सन जैसी होगी, कुछ चीज़ें हमारी मैच कर सकती है, पर इट इज़ एज अ फिंगरप्रिंट, मतलब ये किसी से मैच नहीं करती है। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुआ। इसको एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।